नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की। तीनों राज्यों में सीएम के चौंकाने वाले नामों की और 2024 के लिए मोदी की जमावट की। जी हां, अब से ठीक एक हफ्ते बाद काशी से भाजपा के मिशन 2024 का आगाज होगा, जिसमें अब 4 महीने से भी कम वक्त का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। भाजपा भी विधानसभा चुनाव के नतीजों के इंतजार में थी। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत बड़ी जीत मिली। तीनों राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, तो बीजेपी विरोधी खेमे में भी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राजनीतिक दावों और वादों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री तय हो गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में कल शपथ ग्रहण भी है। वहीं 15 दिसंबर को राजस्थान में सीएम का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 राज्यों में बंपर जीत की तरह ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 2024 का चुनाव नए चेहरों पर दांव में। तो 5 राज्यों के नतीजों को 2024 के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि इन राज्यों में अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं जो किसी भी पार्टी को केंद्र की सत्ता में विराजमान करने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। 3 राज्यों की जीत ने मोदी के लिए 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के बाद तीनों राज्यों की कमान दी गई है। देखा जाए तो इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और राजस्थान में सवर्ण को मुखिया बनाकर सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि 5 राज्यों की जीत और हार का मिशन 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, अब 3 राज्यों में भाजपा की जीत है, तो वहीं एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसे में सवाल यही है कि चुनावी नतीजों का 2024 पर क्या असर होगा। 3 राज्यों की ये जीत बीजेपी की राह कितनी आसान बनाएगी। जनता मांगे जवाब में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 2024 का चुनाव नए चेहरों पर दांव में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना, ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। इतनी बड़ी जवाबदारी देती है, यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूँ और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री तय हो गए हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा कल, और उसके बाद 15 तारीख को भी राजस्थान में है, कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगा शपथ ग्रहण समारोह। चलिए देखते हैं जो इस बार रणनीति विधानसभा चुनाव में है, क्या ये रणनीति के साथ है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा और किसकी सरकार बनेगी लोकसभा में। इस पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी,
कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, जिस रणनीति के साथ आप लोग विधानसभा चुनाव में उतरे थे और हैट्रिक लग गई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप लोग की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री भी यहां पर चुन लिए गए, लेकिन हर प्रदेश में जहां पर भी आपकी सरकार बनी वहां पर एक तरह से नए चेहरों को आप लोग ने मौका दिया है। जो चेहरे मीडिया में चल रहे थे, जिन चेहरों पर बातचीत चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था इन्हीं चेहरों में से वो मुख्यमंत्री होंगे, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लेकिन वो चेहरे नहीं थे। कुछ नए चेहरों पर दाव लगाया गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जो रणनीति है, ये किस तरह की रणनीति है और क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस रणनीति पर काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? और देखिए अग्रज जी, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग संगठन की बात करते हैं, ये संगठन है ही ऐसी चीज। आपने देखा होगा जो जिस तरह से इसमें ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं, इसमें ऐसे भी हैं जो एक बार मात्र विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है। जैसे आप राजस्थान के की बात कर लें, अगर वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केवल एक बार विधानसभा चुनाव जीता है और उनके बाद ही उनको संगठन ने मुख्यमंत्री पद से सुशोभित किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में आप देखेंगे जो विष्णुदेव साय जी सरपंच से लेकर के विधायक तक बने, केंद्रीय मंत्री तक बने और आज मुख्यमंत्री पद से सुशोभित हुए। आप मोहन यादव जी का ले लेंगे, डॉक्टर मोहन यादव जी अच्छे पढ़े लिखे, प्रशासनिक अनुभव भी है उनको और संगठन ने उनको नई जिम्मेदारी दी है। ये जो हम लोगों ने देखा था चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल था ना, जो हम लोगों का चुनाव का नतीजे के बारे में हमें बताने के लिए ये एग्जिट पोल हुआ था, जैसे एग्जिट पोल सारे फेल हो गए, उसी तरह से हमने देखा जो कि किस तरह से ये सारे जितने भी नाम चल रहे थे, ये नाम न चयनित करके और नए नामों को यहाँ पर मौका दिया गया है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो कि संगठन ये ऐसा संगठन है जहां पर जमीनी कार्यकर्ता भी उच्च पद पर सुशोभित हो सकता है, ये हमने साबित किया है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का विश्वास भी इसी से बढ़ता है। देखिए कार्यकर्ता को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए और ऐसे जगह पर या उनको पद चाहिए, तो पद चाहिए तो हमें लगता है जो कि और जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर हमने देखा है जो किस तरह से ऊपर से ही कोई ऐसे वहां पर चयनित होते हैं जहां पर उनको एक तरह से जनता को थोप दिया जाता है। ये थोपने का काम यहाँ पर नहीं होता। संगठन के अंदर में एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए मूल्यवान है, बहुमूल्य है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जो कि हाँ ये जरूर हुआ है जो कि 6-7 दिन, एक सप्ताह का समय जरूर लगा, जैसे विपक्षी पार्टियां कह भी रही थी। लेकिन हमें लगता है 2018 के अंदर में जब राजस्थान के अंदर में मुख्यमंत्री पद की बात हो रही थी तो उस समय में 16 दिन लगे थे। तो जो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी वो हमने देखा जो किस तरह से कर्नाटक में भी उन्होंने समय लिया था उन्होंने। तो ये सारी बातें दिखाती है जो कहीं ना कहीं संगठन के प्रति या संगठन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाती है जो कि एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है और एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तक सुशोभित हो सकता है, ये हमने साबित किया है। ठीक है, साबित तो क्या, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये भी देखना होगा लोकसभा चुनाव में। अनिल सिंह चौहान जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, राजस्थान में एक सवर्ण समाज के नेता को मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर एक सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है। जिस तरह से बीजेपी का एक मोटो है, उसकी लाइन है सबका साथ सबका विकास है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि भले विधानसभा का चुनाव था, चुनाव भी यहां पर लोकसभा चुनाव की तरह लड़ा गया और मुख्यमंत्री के जो चयन है उसको भी कहीं ना कहीं ये ध्यान में रख के तय किया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति ताकि प्रदेश में तो भविष्य को लेकर एक बेहतर हो स्थिति, लेकिन लोकसभा में उसका सीधा असर दिखाई दे। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के नाते आप बीजेपी की इस रणनीति का आकलन किस तरह से करते हैं? भगीरथ सिंह, अभी मैं बहुत विद्वान वक्ता रमाकांत जी को सुन रहा था, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई। वो खुद ही कह रहे थे कि संगठन महत्वपूर्ण है और उसके बाद वो ये नहीं बता पाए कि प्रत्याशियों का चयन वो कौन सा संगठन किया। क्या सिर्फ अमित शाह जी संगठन है? मतलब समझ में नहीं आया। उसके बाद प्रत्याशी चयन के बाद अब जब प्रत्याशी जीत कर आ गए तो मुख्यमंत्री चयन की बात आई तो सारे वरिष्ठों को दरकिनार करके पहली बार चुने हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिए जो अनुभवी नहीं है। क्या वो आरएसएस की पसंद है? और संगठन है तो संगठन कौन है? क्या अमित शाह जी और अदानी संगठन है या आरएसएस पीछे से इनको बना रही है? ये बड़ी बात है। दूसरी बात भगीरथ जी,
भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जितना हो सका ईडी आईटी का दुरुपयोग किया, धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, ऐसे 6-7 दूषित रणनीतियों के साथ इन चुनावों को जीतने का प्रयास किया। हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। निश्चित रूप से हम चुनाव हारे। जनादेश तो ये है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम बैठेंगे, लेकिन हमने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। हम इस बात को लेकर चले कि भाई हमें दूषित नहीं करना है लोकतंत्र को। छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे 4 तारीख को ईडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और असीम दास को कहती है कि ये ड्राइवर है जिसके गाड़ी से 100 करोड़ रुपए पकड़ाए, 1 करोड़ पकड़ाए, 508 करोड़ रुपए इसने मुख्यमंत्री को दिया। और 7 और 17 का चुनाव होने के बाद तुरंत उस बयान को पलट देते हैं कि नहीं साहब, ये तो भाजपा नेता के गाड़ी से पकड़ाई थी और वो कह रहा है अंग्रेजी में बयान मैंने साइन किया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ईडी 98% टाइम फेल हो जाती है। और दूसरी बात रमाकांत जी कह रहे थे, भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हमारे यहाँ 22 साल थे, ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच हुई, वॉशिंग मशीन में भाजपा ने धोया, असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे, पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितने नाम लूं जो भाजपा में कभी कार्यकर्ता नहीं थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट लैंडिंग या कैडर का क्या महत्व है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इतना जानता हूं साहब कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके, देश में नफरत और उन्माद फैलाकर या छल कपट करके दिखाना कुछ और, करना कुछ और, या देश को पूरा प्रयोगशाला बना देना, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों से इत्तेफाक रखना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र की ही ताकत थी जो कांग्रेस की देन थी। आजादी के बाद पंडित नेहरू और सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे, तिलक जैसे नेताओं ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा और आजादी के बाद ऐसा लोकतंत्र दिया कि आज तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और एक आम पंच भी मुख्यमंत्री बन सक रहा है। लेकिन वो जो विरासत थी, क्या अब 2014 के बाद मेंटेन हो रही है? क्या न्यायालयों पर दबाव नहीं डाला जा रहा है? कॉलेजियम को नहीं रोका जा रहा है? कॉलेजियम की सिफारिशों को किस तरह से प्रेस में छापे नहीं मारे, प्रेसों में छापेमारी नहीं हो रही है? किस तरह से गौरी हालांकि लंकेश देखिए और ये सब कलबुर्गी चीज की पहले भी हत्या नहीं हुई? 2014 से पहले भी होती थी। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि जो सीबीआई वो सरकार का तोता, इस तरह के तमाम पहले भी चीजें होती थी। तो मुझे लगता है कि आज हमारा भी ये मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, इतने व्यापक यहाँ पैमाने पर पे ठीक कभी है, नहीं ठीक हुई है, था। लेकिन देखिए पहले भी होती थी। पहले भी जिस तरह से हमने देखा बहुत सारे, अगर किसी ने आप लोग के बड़े नेता के ऊपर कार्टून बना दिया तो सीधे उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। इस तरह के पहले भी हमने देखे हैं बहुत सारे वाकये। लेकिन ठीक है, लखन चौधरी जी, जिस तरह से बीजेपी की अभी यहाँ पर रणनीति सामने आई है कि मुख्यमंत्री जिनके ऊपर नामों की चर्चा चल रही थी उनको नहीं बनाया गया, सारे वरिष्ठों को दरकिनार करके नए चेहरों पर दांव लगाया गया। इसके पीछे आप किस तरह से रणनीति देखते हैं? एक तो ये बात समझ में आती है कि शायद बहुत लंबे समय तक बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, इसलिए नए चेहरों को उतारकर एक बहुत लंबी राजनीति यहां पर रखना चाहती है और अपना दबदबा बनाना चाहती है। लेकिन क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं भागीरथ जी। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये सारी चीजें हो रही हैं और 2-3 चीजें हैं। देखिए, पुराने चेहरों के बदले में यदि नए चेहरों को लाया जाता है तो इसका जो प्रभाव पड़ता है कि भाई पुराने चेहरों के साथ जो पुरानी बदनामी होती है या उनके जो कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जिनको लेकर जो है राजनीतिक पार्टियों की किरकिरी होती है या जनता के बीच में सवाल उठते हैं, जनता सवाल उठाती है, तो वो सारी चीजें दब जाती हैं। देखिए, तो पुराने चेहरों को बदलने से ये फायदे हैं कि भाई नया चेहरा आएगा, नए चेहरे के साथ किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं होगी, तो ये एक फायदा मिलता है और भाजपा इसको जो है प्रयोग करने में माहिर है। देखिए, सभी जगह भाजपा के इस तरह के प्रयोग होते हैं और भाजपा को इसका फायदा मिलता भी है। और ये मोदी जी की राजनीति की जो है एक बहुत बड़ी रणनीति कह लीजिए, कूटनीति कह लीजिए या उनका एक स्टाइल कह लीजिए, ये भी है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो है होती है कि देखिए, चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर जीता जा रहा है, चाहे वो राज्यों की ही क्यों ना बात हो। अभी आप जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा चेहरा जो है वो मोदी जी का चेहरा था, जिनके दम पर चुनाव जीता गया है। तो इसलिए सारी चीजें यदि मोदी जी के नाम पर हो रही है, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीता जा रहा है, तो फिर क्यों न जो है मोदी जी जिसको चाहे उसको बनाए। अब ये अलग बात है कि नए चेहरे जो है वोट कितना दिलवा पाते हैं, वोट दिलाने में पार्टी के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होते हैं, कितने जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भाजपा की इस रणनीति से एक और फायदा होता है। देखिए, नई पीढ़ी को, और भाजपा इसको भुनाती भी है हर चुनाव में, कहती है कि हमने नई पीढ़ी को मौका दिया, सेकंड लाइन हम तैयार करते हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है।
देखिए, पुराने चेहरों के साथ आप लंबे समय तक चलेंगे तो नई पीढ़ी को जब तक अवसर नहीं मिलेगा, नई पीढ़ी को, सेकंड लाइन को जब तक मौका नहीं मिलेगा, उनका अनुभव नहीं बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में फिर दिक्कतें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे सारी चीजें जो है साल्व हो जाती है, सबका समाधान हो जाता है। और यही वजह है कि भाजपा लगातार हर राज्य में, चाहे आप गुजरात की बात कर ले, चाहे इन तीनों राज्यों की बात कर ले, तो प्रयोग जो है करती है। बिल्कुल प्रयोग करती है। प्रयोग ये कितना सफल होगा श्रीवास्तव सर, ये जो प्रयोग हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से कितना सफल होगा? क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, क्योंकि हमने देखा है जिसके रणनीति के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दांव सही पड़ेगा या फिर इसका उल्टा भी पड़ सकता है? क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे, जिनके चेहरे, क्योंकि अगर बड़े बड़े चेहरे हैं तो उनके एक समर्थक होते हैं, उनकी एक अपनी पॉपुलैरिटी रहती है और जनता में कहीं ना कहीं एक पकड़ रहती है। अब जब नए चेहरे आएंगे, समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या ये वो नए चेहरे, कुछ तो बिल्कुल ही नए चेहरे, अगर आप देखेंगे भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने राजस्थान में, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अगर हम देख लें मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव है वो कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, विष्णुदेव साय बड़ा चेहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार बन रहे हैं वो, और इसके पहले कोई ऐसे बड़ा पद सरकार में नहीं था। लेकिन क्या ये चेहरे, जिसको हम नए मान रहे, क्या ये चेहरे इतने कम समय में लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो उम्मीद की जा रही है इनसे? देखिए भागीरथ जी, इन चेहरों के दम पे तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। सीधे सीधे मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इन 3 राज्यों में आपने देखा होगा, यहाँ कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं था, एक मुख्यमंत्री थे, उनको भी पीछे कर दिया गया था, सीधे मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। दूसरी बात है कि जो जीत हासिल हुई, इतनी प्रचंड बहुमत मिला है, उसमें सीधा सा था कि मोदी जी चाहे राजस्थान में रहे हों या मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक जो प्रमुख चेहरा थे और शाह की एक रणनीति थी कि किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। इतनी बड़ी जीत आने के बाद अब ये जो पूरी तैयारी, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा दिए, हालांकि बहुत ही पुराने और एक तरह से कई चुनाव जीतते आ रहे हैं विष्णुदेव साय। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, और कोयला मंत्री भी हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा लगा कि एक जो है बहुत ही मैच्योर ढंग से जो है एक आदिवासी चेहरे को उतारा। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल, एकदम युवा तो एकदम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक जो है ऐसे चेहरे को उतारा जिसमें भी एक जो ओबीसी चेहरा है और जाति समीकरण को साधने की कोशिश। यही हालत राजस्थान थोड़ा और चौंकाने वाला। जैसे जैसे राजस्थान का नंबर आया तो पहली बार के विधायक को जो है एक तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप ये देखिए कि चौंकाया तो है, और ये अभी नहीं, आप देखिए कोई भी पिछला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के लीडरशिप में है, चाहे जो हरियाणा की बात हो या जो है रघुवर दास वहाँ के बनाए गए हों झारखंड के, या फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का नाम सामने आता है और चयनित होते हैं, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रयोग होता आ रहा है और उसका उनको फ़ायदा भी मिलता रहा, ऐसा नहीं है। अब रही बात 2024 में, तो देखिए पूरे समीकरण साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। जो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं उस प्रदेश में, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा है, 2 डिप्टी सीएम, एक जो है एससी से बने और एक जो सब अपर कास्ट के हैं। इसी तरह से आप वहाँ चले जाइए, तो हर जगह एक तरह से समीकरण पूरा बना करके चले। और जहाँ तक चुनाव में फ़ायदा मिलने की बात है, आपने देखा होगा कि लोकसभा की ही तर्ज पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया इन तीनों राज्यों में। तो ये एक फ़ायदा जो है उनको पहले से ही मिलता है, इतनी रैलियाँ, इतना लोगों तक पहुँचना और तमाम योजनाओं को जिन योजनाओं को लोकसभा में लेके जाना है, उसकी विधानसभा में ही एक तरह से रिहर्सल हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अब कुछ बचा नहीं कि ये क्या जितवाएंगे और वो क्या करेंगे और इनके दम पे क्या, जो कुछ हार जीत होगी, एक जो सेंट्रल जो प्लानिंग है उसके आमने सामने, उसके सामने होगा कौन, उसके आधार पर। हाँ, ये जरूर है कि इन चेहरों पर अगर जिस तरह से पुराने चेहरों को हटाया गया है और उनको उनके स्थान पर इनको नए चेहरे के, जैसे राजस्थान में आप देखिए बहुत सारे सीनियर लीडर एकदम बैठे ही थे कि अब उनमें से कोई ना कोई तो बनेगा। मध्य प्रदेश में भी वही हालत थी, छत्तीसगढ़ में वही हालत थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसका नुकसान क्या होगा ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का संगठन, ये लोग बहुत सारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर यही बात कांग्रेस में होती तो शायद ये छत्रप जो है या ये जो सीनियर लीडर कुछ नुकसान पहुंचा पाते।
या पार्टी छोड़ के चले जाते, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ संभावना दिखती नहीं है। बिल्कुल, संगठन की आपने बात की रमाकांत मिश्रा जी। देखिए, कितना भी बड़ा कोई नेता हो, अगर उसके साथ संगठन नहीं है मजबूती के साथ, तो चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगठन की अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबकी पकड़ थी, और विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट भी ऐसे किया गया था। मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, केंद्रीय नेताओं को उतारा गया इन राज्यों में, सांसदों को उतारा गया, और एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर ये बड़े नेता आपके क्षेत्र से जीतते हैं तो वो क्षेत्र से जीतेंगे, उसके आसपास के क्षेत्र में भी इसका असर पड़ेगा और वहां से ज्यादा आप लोग जीत कर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये भी एक मैसेज दिया जा रहा था कि अगर ये बड़े नेता जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो उनके कार्यकर्ताओं में एक ज्यादा उत्साह था, वहां के जो जनता थी उनमें ज्यादा उत्साह था। लेकिन अब ये वो बड़े चेहरे वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन संगठन में इनकी पकड़ है। तो क्या संगठन में जिस ताकत के साथ ये अभी चुनाव लड़े थे विधानसभा के चुनाव में, क्या लोकसभा के चुनाव में भी उतनी ताकत के साथ ये लड़ेंगे? अखिल जी, यहाँ पर एक तो चीज जरूर है जो कि ये स्वाभाविक है, राजनीति के अंदर में सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर में शिवराज सिंह जी ने खुद प्रस्तावक की भूमिका निभाई है डॉक्टर मोहन यादव के लिए। रमाकांत मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है शायद ना ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबको पता है नाम कहां से आया है और किस मजबूरी के साथ प्रस्तावक बने थे और प्रस्ताव सामने रखा था। मुझे लगता है शायद ये सबको पता है, आप कितना भी बोल रहे हैं लेकिन सबको पता है ये। बोलने तो दीजिए। जी मुझे अपनी बात, मैंने कहा एक लाइन जोड़ देता हूं मैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका सम्मान करता हूँ। देखिए, दूसरी चीज यहाँ पर वसुंधरा राजे जी खुद प्रस्तावक बन करके, यहाँ पर आपने देखा होगा भजन लाल शर्मा जी के, मुझे लगता है जो वरिष्ठ है हमारे नेता, उनकी ठीक बात है, संगठन के ऊपर में भी पकड़ है और क्षेत्रों में भी पकड़ है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा जो कि संगठन का सम्मान कैसे होता है, ये भाजपा से सीखना चाहिए कांग्रेस को। क्योंकि आज अगर कांग्रेस की बात अगर होती तो निश्चित तौर पर, अभी रवि जी का मैं सम्मान करते हुए, उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर में ये उठापटक बहुत हो सकती थी, ये हमने बहुत पिछले इनका इतिहास रहा है। दूसरी बात, अभी चौहान साहब कह रहे थे अभी, जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, वो हमें भ्रष्टाचार के ऊपर में ज्ञान दे रहे हैं। जो 100 करोड़ की बात कर रहे थे, अभी इनके राज्यसभा के सांसद जिनके यहाँ 300 करोड़ से ज्यादा की कैश मिली है, मुझे भ्रष्टाचार के ऊपर में ज्ञान दे रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है जो कि आज 3 प्रदेशों में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता के मन में जो विश्वास है भाजपा के प्रति, वो हमें लगता है जो कि 9 की विधानसभा के अंदर में, बल्कि आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपको नजर आए। हमने बिल्कुल शिद्दत के साथ, हमने बड़े ही एग्रेसिव के साथ, हमने बड़े विश्वास के साथ हमने चुनाव लड़ा, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी चुनाव ऐसे ही शिद्दत के साथ लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं, वो जिनकी क्षेत्रों में भी पकड़ है, संगठन में भी पकड़ है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी उतने ही सम्मानित हैं जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो निश्चित तौर पर एक संगठन की जो मजबूती होती है, वो कहीं ना कहीं आपको चुनाव जिताने के अंदर में, या आप हर परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लें तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर दिलाती है। तो मुझे लगता है कि तीनों स्टेटों में जो मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है, ये उसी को ध्यान में रखते हुए और आगे आने वाले समय में जनता की अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरे, ये हमें विश्वास है, ये आशा है। ठीक है, संगठन की बात करें तो अनिल सिंह जी, आपके संगठन को लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी किया गया है कि अगर कांग्रेस होती, कांग्रेस का संगठन होता है इस समय, तो जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोग भी इस तरह की बातें करेंगे आगे चलकर, या अभी करना शुरू कर दिया कई नेताओं ने कि जो बड़े नेता हैं वो नाराज हो गए हैं और ये शायद पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कांग्रेस में ये हो चुका है, मध्य प्रदेश में हुआ है, जब आपने बड़े नेताओं को ज्यादा आपने मौका नहीं दिया तो बहुत सारे उनके साथ विधायक छोड़कर पार्टी से चले गए और आपकी सरकार गिर गई। यही मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटक में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से यहां पर बड़े नेताओं को भले मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनको यहां पर समाहित करने की कोशिश की जा रही है, उनको मना लिया गया, ऐसा लगता है। नाराजगी तो है क्योंकि सबको वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, चेहरे बहुत सारे थे, कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री बनता तो बाकी चेहरे कुछ ना कुछ नाराज जरूर होते, कुछ ना कुछ उदास जरूर होते। लेकिन संगठन को लेकर यहां पर बीजेपी के सभी नेता आश्वस्त हैं कि जैसा कांग्रेस में होता है वैसा बीजेपी में नहीं होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे विषय पर रमाकांत जी चले गए। समस्या लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर की है।
तानाशाही इतनी बड़ी कि आपने देखा होगा, चाहे वसुंधरा राजे जी का मामला ले लीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी का। एक तरफ वीडियो वायरल होता है जिसमें बहनों को रुलाते हैं और इस तरह का एक इमोशनल दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ ये होता है कि वो प्रस्तावक बन जाते हैं। किस कदर तानाशाही होगी उसकी कल्पना करिए आप, और प्रदेश की, देश की जनता भी समझती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही चलती है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, हमारे जो प्रदेश स्तर के नेता हैं या विधानसभा स्तर के नेता हैं, जो वो अपनी बात रखते हैं तो उसको अनुशासनहीनता मान लेती है भाजपा। वो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है। निश्चित रूप से मैं इस बात से जरूर आपके सहमत हूं कि कभी कभी ये लोकतांत्रिक अधिकार गलत संदेश दे देते हैं, और कांग्रेस इसमें आत्मावलोकन कर रही है कि इतना भी लोकतंत्र हो जाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब हमारे अपोजिशन में है तो वो दिक्कत खड़ा करती है और उसको बदनाम करने का काम करती है। दूसरी बात पे मैं आऊंगा कि ईडी आईटी का तो ये सब जगह प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किए, कितने विपक्ष के नेताओं पे छापा पड़े, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भ्रष्टाचार के आरोप हमारे यहाँ नहीं, दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं पे भी थे, सबको इन्होंने समाहित कर लिया और सबको जांच उसके बाद बंद कर दी। ये कोई नई बात नहीं है, पूरा देश इस बात को जानता है। दूसरी बात मैं जरूर जवाब दूंगा एक विषय पर कि लोकसभा चुनावों की बात हो रही थी। 2003 में भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेट जीत गई थी, तीनों स्टेट, और 4 का लोकसभा हम जीते थे। और आप अभी अगर देखें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5 राज्यों में कहीं भी ज्यादा कम नहीं हुआ है, मुश्किल से आधा प्रतिशत छत्तीसगढ़ में गिरा है, और वैसा ही लगभग मध्य प्रदेश में है। और अगर 5 राज्यों को हम देखें तो 10 लाख वोट कांग्रेस के भाजपा से ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं मैदान से हट गए हैं। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से सेंट्रलाइज करके धन बल छल बल से चुनाव लड़ा, तो अभी इन्होंने जिस तरह से विष्णुदेव साय जी की जब ये सीट पे जाते थे, अमित शाह जी कहते थे इनको मैं जो आप चाहते हो वो बना दूंगा, ओपी चौधरी के यहाँ जाते थे कहते थे इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो इन्होंने सभी प्रदेशों में लगभग कई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके जनता को छलने का काम किया। अब बस्तर सोच रहा है कि यार हमारे साथ तो छल हो गया। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए तो बघेलखंड से, बुंदेलखंड से, महाकौशल से, सब जगह से समझ में आता है साहब ये तो छल करके निकल गए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ से बनाने वाले थे। तो इस तरह का कई नहीं, ऐसा तो पिछली बार भी आप लोग के साथ भी हुआ था। राजस्थान में लग रहा था वहां पर संचित पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और 2-3 सालों तक ये चलते ही रहा, और वहीं छत्तीसगढ़ की बात के लिए टीएस सिंहदेव शायद 2-2.5 साल के बाद बनेंगे, वो चलता रहा, और इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है शायद नुकसान हुआ है इसका। भगीरथ जी, 1 या 2 चेहरे रहे होंगे ना, तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि हम हमेशा सार्वजनिक नेतृत्व में लड़ते हैं, लेकिन 1 या 2 चेहरे आप गिना पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बता रहा हूं कि 8-8, 10-10 चेहरे थे। और बड़ी बात आपको ध्रुवीकरण पर भी बता देता हूं, मुंगेली में जब 4 तारीख को मोदी जी आते हैं तो वहां वो कहते हैं कि आपको अकबर की सरकार चाहिए कि मोदी की सरकार चाहिए। तो अकबर का नाम लेना, जिस मोहम्मद अकबर पर कोई एलिगेशन नहीं, सिर्फ वो मंत्री हैं, भूपेश बघेल जी का नाम न लेना, आप इसको समझिए। रायपुर के महापौर का नाम प्रधानमंत्री लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री लेते हैं कि ढेबर की सरकार चाहिए कि मोदी की सरकार। मतलब कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण, ईडीआईटी, कई मुख्यमंत्री बना देना, ऐसे कई छल करके आई है और बहुत सारी गारंटियां प्रस्तुत की है। अब 4-5 महीने में जनता इनको देखेगी कि आप डबल इंजन भी ले आए साहब। अब तो आप डबल इंजन में आ गए, कोई बहाना भी नहीं है। और अब क्या आप जनता की अपेक्षाओं से, मुझे ये लगता है जब ये चुनावी सभाएं शुरू होंगी, लोकसभा का शुरू होगा, तो मुझे लगता है उस वक्त ये आरोप प्रत्यारोप जरूर शुरू हो जाएंगे। लेकिन लखन चौधरी जी, जिन नए चेहरों पर दाव लगाया है, लेकिन अब वो पुराने चेहरे किस तरह से समाहित बीजेपी करेगी। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि सबको मनाने की कोशिश की जा रही है, कोई मान गया कोई नहीं माना है, लेकिन जिस तरह से हम पूर्व मुख्यमंत्रियों के अभी हम बयान सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद अभी पूरी तरह से माने नहीं है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का बयान देख लें, कुछ बयान अभी ऐसे वायरल हो रहे हैं, कुछ और बाकी नेताओं के बयान सामने आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से भी माने नहीं है। तो क्या नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये पुराने चेहरे किस तरह, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विधानसभा का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा, लोकसभा का चुनाव तो उनके चेहरे पर लड़ा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संगठन की भी अपनी एक ताकत होती है। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो कितना भी बड़ा नेता हो, फिल्मों में जैसे होता है हीरो कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा, अगर को एक्टर अच्छे नहीं होंगे, एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें गाने अच्छे नहीं होंगे, तो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। इसलिए कितना भी बड़ा चेहरा हो, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, उसी मजबूती के साथ नहीं लड़ेगा, तो हो सकता है बहुत सारी सीटों पर नुकसान हो जाए। तो जो पुराने चेहरे हैं, अब बीजेपी किस तरह से उनको साथ लेकर चलेगी, या जो पुराने चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो किस तरह से साथ होकर बीजेपी के साथ चलेंगे। जी, निश्चित तौर पर देखिए पुराने चेहरों को, लेकिन देखिए भागीरथ जी, भाजपा में यह दिक्कत नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय मोदी जी का जो चेहरा है इतना विराट स्वरूप ले चुका है, और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसके सामने अभी सारे लोग नतमस्तक हो चुके हैं। और जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जो है निवर्तमान मुख्यमंत्री और रमन सिंह,
तीनों ने जो है नए मुख्यमंत्रियों का प्रस्ताव रखा। तो इससे जो है नाराजगी की जो बात है वो तो सवाल ही नहीं उठता। और यदि कोई नाराज होता है तो उनके लिए आडवाणी और का मंच जो है तैयार है। तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए भाजपा अपने ढंग से काम करती है और भाजपा की एक खासियत है कि भाजपा का संगठन इस समय इतना मजबूत है। देखिए इतना प्रचंड जो बहुमत मिल रहा है इन तीनों राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी, तो भाजपा का देखिए संगठन की वजह से है। और निश्चित तौर पर संगठन की मैं तारीफ हमेशा करता हूं भाजपा के संगठन की, कि संगठन इतना मजबूत है कि संगठन के दम पर, मोदी के चेहरे के दम पर जो है आज भाजपा जो है लगातार चुनाव जीतती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नाराजगियों का इस समय, देखिए इस समय मैं बोल रहा हूं, अभी जब तक मोदी जी का जो है चेहरा जादू के रूप में जब तक चुनाव जिताता रहेगा भाजपा को, तब तक फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि समय जो है हर का बदलता है, और समय जब बदलता है तो फिर उस समय कितना भी बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्वमान्य नेता जो है एक वोट से हार जाते हैं। तो देखिए समय समय की बात है। और कांग्रेस जो है संगठन के मामले में बहुत कमजोर है। देखिए वोट शेयर के मामले में निश्चित तौर पर जो चौहान जी कह रहे थे, मैं उनके बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वोट शेयर 40% से ऊपर है कांग्रेस का आज भी, तीनों राज्यों में हारने के बाद भी, जो मायने रखता है। और छत्तीसगढ़ सहित 1% से और मध्य प्रदेश में 1% से कम वोट शेयर के अंतर से जो है कांग्रेस हारी है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है, इतना लचर है। और ये नारा लगाकर छत्तीसगढ़ में देखिए 75 पार का नारा लगा दिया और उसके बाद चुपचाप बैठ गए। तो इस तरह जो एक तरह से कहे कि जो है मेहनत नहीं करना है, फील्ड में जाकर लगातार मेहनत नहीं करना है, आप कुछ दिन मेहनत करते हैं उसके बाद चुप हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो और जबकि इसकी तुलना में देखिए भाजपा या मोदी या उनके संगठन के लोग आरएसएस किस तरह मेहनत करते हैं, रात दिन 24 घंटा। तो ये चीजों का फर्क है। और रही बात की लोकतंत्र की, तो निश्चित तौर पर देखिए कि कांग्रेस में लोकतंत्र 20 है, और मैं ये निश्चित तौर पर मानूंगा कि लोकतंत्र की बात भाजपा भले करे, लेकिन भाजपा में लोकतंत्र 19 ही होगा, कांग्रेस से थोड़ा कम ही होगा। तो सारे चीज थोपे जा रहे हैं, लेकिन वही कि सब चीज जब मोदी के चेहरे पर जीता जाएगा चुनाव, तो श्रेय भी मोदी को मिलेगा और मोदी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन श्रीवास्तव सर, जिस तरह से अब यहाँ पर समीकरण बिठाए जा रहे हैं, और यहाँ पर चेहरा तो कोई शक नहीं है, मोदी रहे, लोकसभा में भी चेहरा रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि पुराने चेहरे, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि बीजेपी के संगठन उस तरह से है कि वैसा विरोध नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस के नेता अक्सर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा, और देखा भी जाएगा इन जो पुराने चेहरे, इनको कैसे किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम जातिगत समीकरण की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लगातार विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना कराने की बात की जा रही थी, और इस विधानसभा चुनाव में यह भी देखा जा रहा था कि किस तरह से रिजल्ट आएगा। और जाति जनगणना का जो विपक्ष की तरफ से लगातार बार बार जनसभाओं में यह वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है शायद जनता में इसका असर नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने यहां पर एक जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी और राजस्थान में सवर्ण को मौका दिया गया। तो लग रहा है कि यहां पर आपको लग रहा है कि जातिगत समीकरण को बिठाने में बीजेपी ज्यादा आगे निकलते जा रही है कांग्रेस के मुताबिक? नहीं, देखिए जो समीकरण बिठाला गया है तीनों राज्यों में, वो तो इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर एक तरह से हर समाज को संतुष्ट करने की कोशिश की, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, या आदिवासी हो, और चाहे अपर कास्ट हो। इन तीनों राज्यों में अगर पूरा मंत्रिमंडल और डिप्टी सीएम और सीएम दो पर जाइएगा आप, अगर देखा जाए तो जिस तरह का जो रणनीति है, एक बड़ा तरीके से जाति जनगणना का भले भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी मतलब उसका विरोध करते हों, लेकिन यहाँ पर पूरी गणना उनकी पूरी तैयार है और उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसे वोट परसेंटेज की बात की गई, आप देखिए 3 राज्यों में कांग्रेस को 40% वोट मिला, वो भी तब जब घर में कुछ प्रचार प्रसार करके सो गए। उन्होंने कभी इतना तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया, और उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर नहीं गए, उसके बाद की ये हालत है। अगर मान लीजिए ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पर ये संगठन प्रचार प्रसार करते या जमीनी स्तर तक जाते, तो हो सकता परिणाम बदल भी सकता था। लेकिन खैर, ये तो लोकतंत्र है, आपकी रणनीति कैसी है और किस तरह की है,
भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से लेके पन्ना, आधा पन्ना और 1/3 पन्ने तक लोग जो है एक्टिव हैं और ऑलरेडी ये करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी राज्यों में ये हालत है, जहाँ पर कि मोदी के चेहरे पर आज जो है 100% एक तरह से मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अन्य राज्य भी हैं, साउथ के राज्यों में चले जाइए आप, जो बंगाल से लेके जो एक तरह से तटीय राज्य हैं उनको पूरा जोड़िए, इवन महाराष्ट्र जोड़िए, तो आप देखिए कि इन सारी जगहों पर अभी भारतीय जनता पार्टी की को चुनौती है। वो जो चेहरा है मोदी जी का करिश्माई चेहरा, अभी इन राज्यों में हो सकता है 2024 में प्रवेश कर जाए, या नहीं करता है तो एक लकीर तो खिंची हुई है। मुझे इस मामले में ये कहना है कि जो पूरी तैयारी है, मोदी जी ने 2024 की तैयारी 2023 में 3 राज्यों में कर लिया। अब उतना उनको भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। एक एक राज्य में कितनी रैलियां किए हैं आप देखिए, और किस तरह से वोटर को साधने का प्रयास किए। हमको लगता है वोटर आज की डेट में निश्चित रूप से उनके इस प्रयास की तरफ को जो है फलीभूत करेगा। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात होगी, जो गारंटी है, गारंटी के मामले में इन 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को सोचना पड़ेगा। और गारंटी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी गारंटी है। और हमें लगता है कि अगर इसको पूरा कर देंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक जातिगत समीकरण साधने की बात है, हर दल ये करता है, हर लोगों को, हर समाज को प्रतिनिधित्व देता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन इन्होंने इस तरह से एकदम व्यवस्थित ढंग से किया है। चेहरे भले नए हैं, लेकिन समीकरण और तौर तरीका भारतीय जनता पार्टी का वही पुराना है। और जो मुद्दा विपक्षी पार्टी जाति जनगणना का बना रही थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं काट के तौर पर देखा जाए। अब काट तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक है कि एक तरह से उसका जो है उसके सामने एक अपना नया फार्मूला देना है। क्योंकि जाति जनगणना होगी तो जनगणना जाति के आधार पर किसकी कितनी आबादी है। लेकिन जनता ने इसको ज्यादा बेहतर नहीं समझा। जनता ने कहा ठीक है, अगर आप देखिए जनता कई फैक्टर पर वोट दी है। गारंटी पर वोट दी है, ध्रुवीकरण पर मंडल के बीच में वोट पड़ा है, और लोगों तक इनकी मेहनत पर भी वोट पड़ा है, और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट पड़ा है। तो केवल एक ही नहीं खारिज किया जा सकता है जाति जनगणना फेल हो गई। ऐसा कुछ फेल वेल होता नहीं है। अब 2024 में देखना होगा कि इसकी तैयारी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि तैयारी किस तरह से करती है। हर एक मैच नया होता है। अगर मैं फिर से क्रिकेट की बात करूं, हर एक मैच नया होता है और हमेशा शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए हमने देखा है, भले इंडिया ने सारे मैच जीते लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार गई थी। तो रमाकांत मिश्रा जी, टीम इंडिया ने सारे मैच जीते थे लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार गई थी। हर एक मैच नया होता है। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की पारी है। और कोई बात, जिस तरह से अभी आप लोगों ने चुनाव लड़ा, आरपी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि इतनी मेहनत कर ली, शायद उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस बार अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इसमें रणनीति होगी, और जो नए सीएम बने हैं उनकी क्या जिम्मेदारी इस वक्त इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर होगी? क्योंकि गारंटियां, मुझे लगता है शायद जो गारंटियां दी गई हैं उस गारंटी को पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भले वो गारंटी मुख्यमंत्री पूरी करेंगे, लेकिन वो गारंटी मोदी की है, और मोदी ने भी कहा है कि मोदी की गारंटी है, और गारंटी को पूरा करने की भी गारंटी मोदी है। और निश्चित भागीरथ जी, देखिए हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। जैसे आपने अभी क्रिकेट मैच का जिक्र किया, तो जैसे भारतीय टीम ने लीग मैच जीती और फाइनल हार गई, लेकिन ये भाजपा है, ये क्रिकेट टीम नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर हमने सारे लीग मैच अगर जीते हैं तो हम फाइनल भी जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। दूसरी बात, आपने गारंटी की बात करी। आपने ये मोदी जी की गारंटी जो आप सुन रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं, ये कमिटमेंट है, ये जनता के साथ कमिटमेंट है, निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा इसको। आप देखिए, डबल इंजन की जब हम सरकार की बात करते हैं तो प्रदेश में से लेकर के और देश तक जब केंद्रीय योजनाएं हम प्रदेश में लागू करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। तो जब हम डबल इंजन की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमिटमेंट पूरी करने की बात करते हैं, और जनता को भरोसा होता है जो कि हाँ, ये कमिटमेंट, ये हमारी जरूरतें, ये बुनियादी बातें हमारी पूरी होगी। तो 2024 से पहले देखेंगे, या हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लाया है, और क्या यही वजह है कि इसलिए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, ताकि पूरा फोकस, पूरी जिम्मेदारी बस यही रहे कि मोदी ने जो गारंटी दी उसको कैसा पूरा करना है। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आएंगे, मोदी की तरफ से दिशा निर्देश आएंगे, एक तरह से मोदी का सिपाही बन के अपने राज्य में काम करना है, पूरा लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है। क्योंकि अगर पुराने चेहरे होते, पुराने मुख्यमंत्री होते, क्योंकि उनका एक अपना एक ताकत है, उनका एक वर्चस्व है, तो शायद वो उस तरह से बेहतर मोदी जो बोल रहे हैं शायद वैसा नहीं कर पाते। क्योंकि हमने देखा है कभी कभी बीच में कुछ
चीजें होती हैं, तो शायद इसलिए नए लोग को जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई भी इफ और बट नहीं रहे। एक सवाल हमारा भी रमाकांत जी से है। हेलो जी सर, पूछिए। रमाकांत जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मोदी जी की केंद्र सरकार की गारंटी हो तो पूरा हो रही है, लेकिन जो राज्यों में गारंटी दे के गए हैं, जैसे 450 में सिलेंडर है, 3000 रुपए तक लाडली बहना के, ये राज्यों की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी वहाँ की नहीं है, लेकिन ये गारंटी भी मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या केंद्र सरकार इन 6 महीनों में इस गारंटी को भी पूरे देश में आगे बढ़ाएगी? देखिए, हमने आपका सम्मान करते हुए, आपके प्रश्नों का सम्मान करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि जब हम 2014 में, 2019 में या अन्य प्रदेशों में जब हमारी सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं हमने अपने मैनिफेस्टो को, मुझे लगता है जो कि 90% से अबव हमने उस चीज को फुलफिल किया। मैं 5% इसलिए मार्जिन रख रहा हूं, हो सकता है किसी क्षेत्र में ऐसा हो जो कि जहां पर पूरा ना हुआ, लेकिन अगर 450 की सिलेंडर की अगर बात कह रहे हैं और लाडली बहनों का जिस तरह से हम मध्य प्रदेश के अंदर में बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा था जो हम इसको 3000 तक ले जाएंगे, लेकिन फेज वाइज ले जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समय के साथ साथ ये सारी गारंटियां भी पूरी होगी, और जो हमने कमिटमेंट जनता के साथ किया है वो बिल्कुल पूरी होगी। तीसरी चीज यहाँ पर भगत जी, मैं मात्र 10 सेकंड लूंगा। चौहान साहब अभी बार बार ईडी और सीबीआई की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो न्यायालय बिल्कुल है, और 14 पार्टियां जब गई थी न्यायालय के सामने में तो उनको उल्टे पांव वापस कर दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल मुझे लगता है न्यायालय ही नहीं, जनता भी नकार चुकी है, जो कि आप कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को जिस तरह से आप ब्लेम कर रहे हैं, कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये काम करना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज ये है जो कि जातिगत समीकरण की या जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, मुझे लगता है जनता अब ये जाति से ऊपर उठ करके काम कर रही है, समझिए ना। जब आप जाते हैं, आप चुनाव में जाते हैं, चुनौतियां लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातियों के आधारित, जातियों के हिसाब से मुख्यमंत्री का तय कर रही है। देखिए, ये मैं एक कार्यकर्ता के रूप में देखिए, ये जाति के रूप में नहीं देखें भगत जी, इसको एक कार्यकर्ता के रूप में देखिए, कार्यकर्ता की समर्पण भावना के ऊपर में देखिए। एक कार्यकर्ता, जो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, मैंने राजस्थान का दिया, यहाँ पर भजन लाल जी पहली बार विधायक बने हैं और वो कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता जो जमीनी और उनको वहीं से टिकट लड़ाया गया जहां से ब्राह्मण समाज ज्यादातर वहां का बड़ा वोटर है, ताकि वहां से जीत कर एक मैसेज जाए कि हमने, देखिए, सवर्णों से भी हमने एक व्यक्ति को जो पहली बार जीत करा उसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। और ऐसा सब लगातार हम आकलन कर ही रहे थे कि अगर आदिवासी छत्तीसगढ़ में बने हैं, ओबीसी अगर मध्य प्रदेश में बने, तो अब जनरल कैटेगरी से वहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये बिल्कुल सही रहा। देखिए, ये तो परसेप्शन है, जो किस तरह का परसेप्शन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, लेकिन आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। चलिए ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो कि संगठन के अंदर में एक एक कार्यकर्ता मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ बूथ लेवल से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक एक एक कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित है, और निश्चित तौर पर जनता की भलाई के लिए हम लोग, चाहे वो किसी भी, आपने देखा होगा कोरोना काल में, ठीक है, समय कम है, प्रायोरिटी अभी नए सीएम की यही होगी कि मोदी ने जो गारंटी दी है राज्यों में उसको पूरा करना है। बिल्कुल पूरा किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी, मुझे लगता है कि अभी जो नए सीएम बने उनकी क्या सोच होगी या वो क्या योजनाएं लेकर आएंगे, ये तो मुझे लगता है 6 महीने बाद शायद वो सोच पाएंगे। लेकिन अभी शायद पूरा फोकस यही होगा कि मोदी ने जो गारंटी दी है, क्योंकि आप लोग गारंटी दे रहे थे, उसके सामने मोदी ने अपनी गारंटी लेकर आए और ये भी कहा है कि गारंटी पूरे होने की गारंटी भी मोदी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर पूरा फोकस अब गारंटियों का खेल चल रहा है, जो कर्नाटक में गारंटियों की वजह से आप जीते, और जिस तरह से गारंटी मोदी की विधानसभा में काम कर गई, अगर ये गारंटी लोकसभा में काम कर गई तो फिर से मोदी मैजिक चलेगा इस बार। भागीरथी जी, मैं बहुत सिंपल सी एक बात करूंगा। 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और महंगाई कौन कहता है कम नहीं हो सकती, 100 दिनों में महंगाई कम करूंगा। उसके बाद आपके लोकप्रिय चैनल के विद्वान दर्शकों पर, और आप बहुत विद्वान पत्रकार लोग बैठे हैं, ये जो महत्वपूर्ण 2 विषय उन्होंने रखे थे, इस पे आप समीक्षा करिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 2022 तक हर परिवार को छत नहीं दिया तो नौकरी, मैं ये प्रधानमंत्री का पद छोड़ दूंगा। नोटबंदी जब बोला है तो बोले अगर 30 दिन में हालात सामान्य नहीं हुए तो मुझे चौराहे पे फांसी टांग दीजिएगा। आज हिंदुस्तान में 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी और सर्वाधिक महंगाई है।
तो साहब गारंटी की बात नहीं है, बात ध्रुवीकरण की है, बात संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की है। मणिपुर की तरह अगर इन राज्यों का हाल न करे तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एहसान होगा। और छत्तीसगढ़ में जैसे झलियामारी में शासकीय आश्रमों में बच्चियों की इज्जत लूटी गई, जैसे चंद सिक्कों के लिए गर्भाशय निकाल लिए गए, अखतुड़वा और नसबंदी जैसे कांड हुए, उससे जनता को बख्श दे तो कांग्रेस इनके लिए आभार प्रकट करेगी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरे देश को प्रयोगशाला बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की। जिन मीडिया समूहों ने इनके जाति के जनगणना की आप बात करते हैं और आप आरोप दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं। आप हम तो साहब खुलेआम कहते हैं, हम तो देखिए हम छद्म राजनीति नहीं करते साहब, भागीरथी जी यही फर्क है। हम तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि सभी जातियों को जो जिस अनुपात में है उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? हमने कोई छद्म रूप से नहीं किया। ये जाति कहते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो चाहे दूसरे विषय हो, जाति और धर्म पे ले आते हैं। तो देखिए हमारा कहना सिर्फ इतना है। ठीक है, समय का मैं गारंटी की बात कर लेते हैं। आपकी गारंटी है मोदी की गारंटी, कौन सी गारंटी काम करी? हालांकि आप अपनी गारंटी की बात करेंगे, लेकिन विधानसभा में अभी मोदी की गारंटी चली है, संक्षेप में हमारे मुझसे सवाल है। जी संक्षेप में बात कंप्लीट कर लीजिए। कांग्रेस ने गरीबों और किसानों पे जिस तरह केंद्रित किया राजनीति को, विशेषकर छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, आपने देखा होगा कि गांव, किसान, गोधन इनको केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करेंगे कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त मत करिए, किसानों को फिर आत्महत्या के लिए मजबूर मत करिए, और जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं आप, डबल इंजन की आपकी सरकार है। हालांकि 2014 से 18 हमारा अनुभव ठीक है, मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता उनको जरूर होगी कि अपनी गारंटी को पूरा करने को लेकर। लेकिन लखन चौधरी जी, देखिए हम देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में गारंटियों का बड़ा खेल चला है। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी काम कर गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, अभी गारंटी की जो बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, ये तो सफल हो सकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो गारंटी है, मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, एक यही माहौल बनेगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे परसेप्शन अभी सामने आने बाकी है भागीरथ जी। देखिए गारंटी की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे चीजों को याद करना चाहिए कि नोटबंदी की भी गारंटी थी कि जिसमें नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूटने की, लेकिन वो गारंटी तो पूरी नहीं हुई। बहुत सारी देखिए गारंटी की जब बात होती है तो बहुत सारी होती है। मोदी की गारंटी का जादू चला है ऐसा अभी परसेप्शन बन गया है, या बनाया गया है, या मान लिया गया है, या माना जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके इतर भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जातिगत समीकरण की बात को नकारती है भाजपा, लेकिन अभी जो सारे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो टोटल जो है जातिगत समीकरण पर बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बातें, यदि जब तक चुनाव में वोट मिल रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं मोदी का चेहरा, तब तक जो है मोदी जी जो कहेंगे या भाजपा जो कहेगी वो सब चीजें सही है। लेकिन देखिए जब हम गारंटी की बात करते हैं तो गैस का जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तो क्या छत्तीसगढ़ या देश के दूसरे राज्यों की जनता क्या लोकसभा चुनाव के समय इन चीजों के बारे में सोचेगी नहीं? तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी लोकसभा चुनाव आते तक बहुत सारे नए नए परसेप्शन बनने हैं। लेकिन एक बात मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि देखिए अभी सारा जो है खेल ये कहा जा रहा है कि जो है ये भाजपा की बड़ी जीत है और कांग्रेस की बड़ी हार है। मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में ये जो भाजपा की जीत है वो भाजपा की जीत से अधिक कांग्रेस की हार है, कांग्रेस के संगठन की हार है। अन्यथा जनता में कांग्रेस का जो जनाधार है आज भी 40% से ऊपर है। तो कांग्रेस यदि अपने संगठन को मजबूत करे, और भाजपा जिस तर्ज पर चुनाव लड़ती है, जितना मेहनत करती है, जिसके संगठन की मैं तारीफ करता हूं, 24 घंटे जो काम करते हैं, यदि कांग्रेस इस तरह लग जाए, भिड़ जाए, तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। और मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे के सामने जो है विपक्ष जो है एक चुनौती खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, विपक्ष चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लोकसभा चुनाव की तरह ही लड़ा गया, और गारंटियों की लगातार दोनों तरफ से बात होती रही, और लोकसभा चुनाव में भी इस गारंटी की बात होगी। लेकिन क्या जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनके पास टास्क अब पहले से आ चुका होगा कि आपको आने वाले 4-5 महीने तक क्या करना क्या नहीं करना? तब तक तो कम से कम ये जो मुख्यमंत्री बने ये पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं होंगे, केंद्रीय निर्देश या आदेश के हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फोकस लोकसभा चुनाव है। देखिए जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात की जाए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लोगों में घोषणाएं किए हैं, तमाम चीज़ें की हैं, एक नया चेहरा लाने से जरूर कुछ दिन का मौका तो मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए उन गारंटियों पर काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से
एक जो है कहने को हो जाएगा कि अभी तो 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिस तरह की जो सिनेरियो है आज पूरे व्यवस्था में, या जो अपने पास जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनके लिए ये पक्की बात है कि केंद्र के निर्देश रहें कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है, किन को नहीं देना है, और जिनको नहीं देना है जैसे गारंटियों में भी प्रायोरिटी होगी। और बहुत सारा देखिए पॉलिटिशियन के बहुत सारे वो रहते हैं, वो जो है चीज़ों को झुठला भी देते हैं, कभी कभी ये होता है कि उससे अलग भी हट जाते हैं। तो पॉलिटिशियन के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हमें लगता है कि लेकिन ऊपर से केंद्र सरकार जरूर इन नए मुख्यमंत्रियों को निर्देश जो है एक तरह से देगी, और साथ में जो पुराना जो प्रशासनिक अमला है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से उनको काम करना है, कितनी घोषणाओं को अमल में लाना है, इसके बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, और समय समय पर केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि हम किनको करने से फायदा नहीं है, किनके न करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इन सारी चीज़ों का आकलन करेंगे। बिल्कुल, और हमारा समय भी यहाँ पर समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। रमाकांत मिश्रा जी, अनिल सिंह चौहान जी, लखन चौधरी जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब नए मुख्यमंत्रियों का चयन हो गया है, कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद फिर राजस्थान में होगा 15 तारीख को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्रियों का चयन किया गया और चुनाव लड़ा भी गया है, पूरा फोकस लोकसभा चुनाव था। अब देखना होगा जिस तरह से मोदी का चेहरा, मोदी का मैजिक विधानसभा चुनाव में चला है और अब नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है, किस तरह से दिशा निर्देशन नए मुख्यमंत्रियों को मिलते हैं, गारंटी को कैसे पूरा किया जाता है, और यही मोदी मैजिक लोकसभा में भी चलता है, और क्या कुछ विपक्ष की तरफ से यहां पर मुद्दे उठाए जाते हैं, कैसे घेरा जाता है इन सबको, ये तमाम चीजें लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि कुछ ही महीने बाद अब लोकसभा चुनाव है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।